नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांता आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यह है करंट अफेयर्स टुडे वीडियो सीरीज़ और आज के इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर 2022 के दिन जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं और आपके एग्जामिनेशन से रिलेवेंट है उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा वीडियो हिंदी में होगा और इवन आपको जो कंटेंट मिलेंगे वो सब हिंदी में मिलने वाला है, तो इसकी बात की आप चिंता ना करें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपके लिए जो भी आज के करंट अफेयर्स हैं वो काम में आ सके जब भी आपको एग्जाम दें। राइट, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन। उसके बाद हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में एक मीटिंग हुई है उसमें डिटेल में जाएंगे। अगला टॉपिक होगा ग्लोबल गेटवे स्कीम और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा परियोजना मौसम जलधि पूर्व यात्रा। राइट, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप प्लीज़ वेदांता आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम इनको भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर भी मिल जाएंगे। और हाँ, आखिरी में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोज़ का रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे एकदम बिल्कुल टाइम पर। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक कौन सा है। तो आज सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। जैसा कि हम जानते हैं अभी प्रोजेक्ट चीता बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। उसके पहले प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया था, तो उसी के तर्ज पर, उसी के बेसिस पर अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी स्टार्ट करने वाले हैं लोग। ठीक है, अब देखते हैं खबरों में क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या फिर एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, विलुप्त हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से उनको बचाना ज़रूरी है। अगर इन बायोडाइवर्सिटीज़ को नहीं बचाया जाता है तो हमारा एक फूड वेब सिस्टम होता है, फूड वेब या फूड चेंज कह लीजिए, इसमें डिस्टर्बेंसेस आता है और इसके वजह से बहुत सारे बायोडाइवर्सिटिकल स्पीशीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है। एक स्पीशीज़ के ख़त्म होने से उसके जो भी रिलेटेड स्पीशीज़ हैं उन सभी को भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और इसी के बेसिस पर हम जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर बहुत पहले इस पर काम किया जा चुका है और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। साथ ही में फ़िलहाल में प्रोजेक्ट चीता जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे का विषय रहा है, इसमें भी काम किया गया है और इसी के बेसिस पर अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी स्टार्ट किया जाने वाला है हमारे देश भारत में। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंदर में जो भी डॉल्फिन नाम की स्पीशीज़ है, मछली है, ये बहुत ही कम नंबर्स में बची हुई है देश में। अब करंट सिनेरियो की बात करें तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इसका पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है कि कैसे इस प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट करेंगे और इसकी जो शुरुआत होनी है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इसका शुरुआत कैसे होनी है। सबसे पहले इनकी संख्या को गिना जाएगा कि एक्चुअल में ये कितना एग्जिस्टेंस करते हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ डॉल्फिन्स अभी देश में कितने हैं तो उससे क्या हेल्प मिलेगा। सबसे पहले तो हमें एक बेस मिल जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस क्या है आगे के दिन में। अगर हम आज प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और अगले साल में हमें प्रोजेक्ट का जो भी स्टेटस देखना है या फिर एडवांसमेंट देखना है, कितना प्रोग्रेस हुआ, तो हमारे पास एक बेस होना चाहिए। तो हमारे पास अगर बेस नंबर रहेगा कितने प्रोजेक्ट डॉल्फिन अभी बचे हुए हैं, तो फ्यूचर में हम कंपेयर कर सकेंगे कि इस प्रोजेक्ट के बाद, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बाद कितना इनके नंबर्स में इजाफा हुआ है। राइट, और ये जो देश भर के नदियों में डॉल्फिन रह रही हैं, इनके गणना काम बहुत ही तेज़ी से शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये है कैसे प्रेजेंट कंडीशन क्या है और कैसे शुरुआत होना है। अब देश में अगर हम डॉल्फिन की संख्या की बात करें तो ये माना जाता है कि अभी करीब 2000 की संख्या में डॉल्फिन उपलब्ध हैं। ठीक है, और इनका जो संरक्षण है इसका प्रोजेक्ट टाइगर की तरह एकदम सिमिलर तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइगर्स को संरक्षण किया गया था, फिर टाइगर्स को बचाया गया था, बल्कि टाइगर्स के अगल बगल उन जंगलों में जो दूसरे जानवर रहते हैं उनके संरक्षण पर भी फोकस या फिर ध्यान दिया गया था। और इसका जो परिणाम था, इसका जो आउटकम था, बहुत ही पॉजिटिव रहा, क्योंकि टाइगर के साथ ही जो भी जंगल के दूसरे जीव हैं उनमें भी वो भी सुरक्षित रहें और साथ ही में उनके संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तेंदुआ है। जहाँ टाइगर्स हैं, जंगल बहुत बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रजातियों के जानवर रहते हैं। तो तेंदुआ एक ऐसी प्रजाति है जिनकी संख्या में 4 सालों में करीब 60% का इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उस समय जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था उस जंगल में अगर 100 तेंदुए हैं तो 4 सालों के अंदर इनकी संख्या बढ़कर 160 हो गई, यानी कि बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो इसीलिए जो डॉल्फिन प्रोजेक्ट है इसको ऐसे बनाया जा रहा है, इसका एक्शन प्लान ऐसे तैयार किया जा रहा है जिसके तहत दूसरे जानवरों को भी प्रोटेक्ट किया जा सके जो भी नदियों में उनके साथ रहती हैं अगल बगल। और इसी के कवायद को देखते हुए सरकार के 11 मंत्रालयों को इसमें शामिल किया गया है और साथ ही में सभी राज्यों को लगभग इसमें शामिल किया जाएगा और सबकी अपनी अपनी भूमिका भी तय की गई है। इस मंत्रालय की बात करें, जो 11 मंत्रालय हैं, इनमें जल शक्ति, पर्यटन, रक्षा, कृषि, पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन, बिजली, ये सारे मंत्रालय इसमें शामिल हैं। क्यों शामिल है? क्योंकि हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं। जल शक्ति, अगर हम वाटर की बात करें तो अगेन इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ रहती हैं।
टूरिज़्म की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कई बार टूरिस्ट आते हैं, गंदगी मचा देते हैं, तो इसके लिए टूरिज़्म को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। डिफेंस, कृषि, तो जितने मंत्रालय को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है, कहीं ना कहीं वो बायोडाइवर्सिटी या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहते ही हैं, राइट। अब हम देखते हैं जो दूसरे जल जीव हैं उनको कैसे संरक्षण किया जाएगा, फिर उनका संरक्षण पर कैसे काम किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है और इसके तहत डॉल्फिन के संरक्षण के साथ ही नदियों में जो भी दूसरे जीव रहते हैं उनके संरक्षण पर भी काम होगा। और इसके साथ ही जो भी मेजर नदियां हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन नदियों तक सीमित रहेगा, ये बड़ी से लेकर सभी छोटी नदियों तक दायरा इनका सीमित रहेगा। इनका जो दायरा है बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर जो बड़ी नदियाँ हैं देश में सिर्फ उन पर फोकस किया जाएगा, बल्कि देश में छोटे से लेकर बड़ी जितनी नदियाँ होंगी सब पर फोकस किया जाएगा, ताकि जो भी वाटर एनिमल्स होते हैं उन पर ध्यान दिया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके, ठीक। और इनके अलावा भारतीय समुद्री सीमा में भी डॉल्फिन के संरक्षण पर फोकस होगा, सिर्फ नदियों में नहीं, समुद्री सीमा, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं अल्टीमेटली कहाँ मिलती हैं, समुद्र में मिलती हैं। तो इसलिए जो समुद्री सीमा है या फिर कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी डॉल्फिन के संरक्षण पर काम होना है। डॉल्फिन की संख्या का पता लगाने के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय वन्यजीवी संस्थान जो कि देहरादून में है, वहाँ पर उसकी अगुवाई में इसके स्टैटिस्टिक्स का या फिर गणना का काम किया जा रहा है। और इस गणना के बाद कई नई डॉल्फिन सेंचुरी भी बनाने की तैयारी है। अब डॉल्फिन सेंचुरी बनाने से क्या होगा, सेंचुरी मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक एरिया हो जाती है जहाँ पर डॉल्फिन की संख्या या फिर किसी भी स्पीशीज की संख्या बहुत ज़्यादा हो। तो इसीलिए डॉल्फिन सेंचुरी बहुत ज़्यादा बननी है। अभी फ़िलहाल की बात करें तो अभी देश में सिर्फ एक डॉल्फिन सेंचुरी है, जो कि गंगा नदी में भागलपुर से लेकर सुल्तानगंज के बीच में स्थित है। और इसी सेंचुरी में डॉल्फिन की सबसे ज़्यादा संख्या देखी जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया, अब जहाँ पर डॉल्फिन सेंचुरी बनाई जाएगी वहाँ पर इसकी संख्या जो है डॉल्फिन की वो बढ़ेगी। तो फिलहाल में जहाँ पर डॉल्फिन सेंचुरी है वहाँ पर पूरे देश में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या पाई जाती है, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। यहाँ पर बताया गया है कि आतंकवाद की चुनौती पर विशेष बैठक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की मेज़बानी भारत करने वाला है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर खबरों में क्या बताया गया है। तो खबरों में यहाँ पर दिया गया है कि 28 और 29 अक्टूबर को भारत मुंबई और नई दिल्ली में आतंकवादी विरोधी समिति काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है और इसके लिए बहुत सारे देश शामिल होने वाले हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के राजनयिकों की मेज़बानी इंडिया करने वाला है। करंट सिनेरियो में बात करें तो ईयर 2022 के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति जो कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी है, इसका अध्यक्ष भारत ही है। अब इस बैठक में चर्चा का विषय क्या रहेगा, तो जैसा कि हम जानते हैं आतंकवादी अब बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यूज़ करते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसके चलते उनका काम बहुत आसान हो जाता है और अलग अलग देशों के सरकार को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इनका सामना कैसे करें, इसके लिए एक विशेष चर्चा होना है यहाँ पर। और इस बैठक में आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 3 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उस पर चर्चा किया जाएगा। वो टेक्नोलॉजीज़ कौन ही है? सबसे पहले इंटरनेट, सोशल मीडिया और अनमैन्ड एरियल सिस्टम, जो कि आप समझ लीजिए ड्रोन्स हैं। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भी आतंकवाद अपना काम कर रहे हैं। अब इस बैठक में 15 देशों के सदस्य हिस्सा लेने वाले हैं, ठीक है। अब हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसकी स्थापना सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं, 6 मेजर ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो उन 6 मेजर ऑर्गेनाइजेशन में से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है। दूसरे पे जो 5 हैं उनमें से आता है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं यूनाइटेड नेशंस के, टोटल 6 ऑर्गेनाइजेशन मेजर। उन 6 मेजर ऑर्गेनाइजेशन में से एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसका जो इंपॉर्टेंस है, इसका किस लिए बनाया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जो भी सिक्योरिटी है और शांति है, इसका माहौल बनाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में स्थित है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि हमेशा इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहेंगे। और जो बचे हुए 10 अस्थायी सदस्य हैं उनको 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। वो 2 साल में उनका हर बार बदलाव होता रहता है। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आता है, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम आते हैं। पिछले साल यानी कि 2021 में 8वीं बार भारत एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा बना, यानी कि अब इंडिया 2021 से लेकर 2022 तक परिषद में ही रहेगा। और हर साल महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यों का चयन करता है। टोटल 5 अस्थायी सदस्यों का चयन होता है हर साल। टोटल 10 में से हमने क्या बताया, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 अस्थायी यानी कि टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं। तो हर साल 5 इसमें बदले जाते हैं। इस तरीके से इनका रोटेशन चलता रहता है, राइट।
परिषद की जो अध्यक्षता होती है वो हर महीने 15 सदस्यों के बीच रोटेट होती रहती है। यानी कि अगर जनवरी में कोई एक मेंबर इसका अध्यक्ष है तो अगले महीने कोई दूसरा मेंबर इसका अध्यक्ष रहेगा। हम मतदान शक्ति की बात करें तो सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोटिंग राइट होता है और हर मामले में सुरक्षा परिषद के पास जो भी मामला होता है उनका निर्णय लेने के लिए जो भी स्थायी सदस्य हैं उसके साथ ही अस्थायी सदस्य हैं उनके पॉजिटिव मत द्वारा लिए जाते हैं, राइट। अब जो 5 अस्थायी सदस्य हैं अगर उनमें से कोई एक भी नेगेटिव वोट देता है तो उस प्रस्ताव को आगे पारित नहीं किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है वो बिना किसी वोट के भी किसी भी टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा किया जा सकता है अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी सुरक्षा के लिए देखभाल करना ज़रूरी है, राइट। अगर हम आतंकवाद के अर्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया गया है, किसी व्यक्ति या संगठित गुट द्वारा समाज या सरकार पर जोर ज़बरदस्ती करने या धमकाने के उद्देश्य से गैर कानूनी तरीके से हिंसा का इस्तेमाल करना आतंकवाद कहलाता है। अभी जो आतंकवाद होता है किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, ये एक तरीके से एक सामूहिक अपराध है जो आतंकवादी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध न होकर एक व्यवस्था, धर्म, वर्ग या समूह के विरुद्ध होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आतंकवादी संगठन होते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं होते हैं, वो पूरी तरीके से किसी रिलीजन या धर्म व्यवस्था इनके अगेंस्ट में होते हैं और पूरा अपना काम करते हैं। आतंकवाद जो फैलाना है ये मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति निर्मित करने की तकनीकी को हम आतंकवाद कहते हैं। मतलब एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉर आप कह सकते हैं, उसके लिए आतंकवाद पूरा काम किया करता है। आतंकवाद की विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये राज्य और समाज के विरुद्ध केंद्रित होते हैं। राजनीतिक इनके कुछ उद्देश्य होते हैं, जो भी काम ये करते हैं वो पूरी तरीके से अवैध व गैर कानूनी होता है, क्योंकि अगर कानून के अंदर में आकर ये काम करें तो ये अपने जो भी इनके उद्देश्य होते हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। ये पूरी तरीके से अपने एरिया में भय और आतंक का वातावरण बना देते हैं। जहाँ पे आतंकवादी हमले होते हैं लोग वहाँ पूरी तरीके से डर जाते हैं। जैसे कि मुंबई हमले हुए थे, ताज होटल में हमला हुआ था, यूनाइटेड अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हमला हुआ था, पूरा ध्वस्त हो गया था बिल्डिंग। तो इसी तरीके से जहाँ भी ये आतंकवाद के अटैक होते हैं वहाँ पर पूरा भय और आतंक का वातावरण बन जाता है। जन सामान की लाचारी, वहाँ पर जो भी आम जनता है वो पूरी तरीके से लाचार होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। और अगर किसी भी आतंकवादी संगठन को सरकार तंत्र के ध्यान अपने ओर तुरंत खींचना हो तो वो ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं। एक बहुत लेवल पर इनका समर्थन होता है, अराजकता फैलाना इनका काम होता है, कानून और व्यवस्था का पूरी तरीके से उल्लंघन करते हैं और एक किसी आइडियोलॉजी को ये फॉलो कर सकते हैं। आतंकवाद के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर बहुत डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ टाइप बता दे रहा हूँ। मानव जाति राष्ट्रीयवादी आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, विचारधारानुमेय आतंकवाद, राज प्रेरित आतंकवाद और स्वापक आतंकवाद। अब भारत में अगर हम आतंकवाद की स्थिति के बारे में बात करें तो आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप निवारण अधिनियम 1987 अर्थात टाडा भारत में एक ऐसा पहला विशेष कानून था जिसने आतंकवाद की परिभाषा देने का प्रयास किया था। उसके बाद आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 यानी कि पोट आया और 2004 में फाइनली गैर कानूनी कार्यकलाप निवारण अधिनियम आया और 1967 को आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। ठीक है, तो ये सारे भारत में जो नियम हैं जिसके अंतर्गत आतंकवाद का डेफिनेशन दिया गया है या फिर आतंकवाद से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। ग्लोबल गेटवे स्कीम के तहत भारत को यूरोपीय संघ के 300 बिलियन यूरो के फंड का एक हिस्सा मिल सकता है। ये जीएस पेपर 2 का पार्ट है। यहाँ पर खबरों में क्या बताया गया है तो फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनन ये कहते हैं रक्षा निर्माण के क्षेत्र में फ्रांस भारत का सबसे बेहतरीन साझेदार होना चाहता है और इसीलिए अपनी जो भी उनके एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी उनके इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया के साथ पूरे विश्वास के साथ विकसित करना चाहता है। और उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय संघ की जो एक ग्लोबल गेटवे योजना है उसके तहत 300 अरब यूरो के फंड का एक हिस्सा भारत को भी मिल सकता है। अब इसका उद्देश्य क्या होगा तो भारत और प्रशांत क्षेत्र की जो भी कनेक्टिविटी है उसका विस्तार करना या फिर उसको बढ़ावा देना, उसको अच्छे से करना। हिंद प्रशांत में चीन की जो बढ़ती सैन्य ताकत है उसको लेकर दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं चीन अलग अलग देशों में अपना पोर्ट्स बनाती जा रही है और अगर चीन ऐसा लगातार करता रहा तो एक तरीके से उसका पकड़ पूरे दुनिया पर बहुत ही मजबूत हो जाएगा और वो पूरे दुनिया पे राज कर सकता है। तो इसीलिए चिंताएं बढ़ रही हैं और जो एडवांस कंट्रीज़ है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो दूसरे देशों के साथ मिलकर अपनी गतिविधियां यहाँ पर बढ़ाना चाहती है ताकि सिक्योरिटी और पीस मेंटेन रहे। अब हम अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है और चाइना है, कभी श्रीलंका पे पोर्ट्स बनाया उन्होंने, अफ्रीकन कंट्रीज पर पोर्ट बनाया है। इसी तरीके से वो धीमे धीमे अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। सैन्य ताकत को बढ़ाने का मतलब क्या होता है? कब्जा करना। जैसा कि हम जानते हैं हमेशा से युद्ध होता चला आया है। इतिहास को अगर हम पलटें तो इतिहास में देखते हैं कि
अलग अलग देश युद्ध करते हैं ताकि अपने टेरिटरी को बढ़ा जा सकें। इसीलिए जो दूसरे देश है दुनिया में, उनका चिंता का विषय बहुत ही है और इसीलिए इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसमें हाईलाइट्स की बात करें तो हम जानते हैं ग्लोबल गेटवे यूरोपीय आयोग का एक स्कीम है और इसके तहत 2027 तक दुनिया भर में जो भी एक स्ट्रक्चर है, बुनियादी स्ट्रक्चर है, उसके लिए 300 यूरो बिलियन जुटाने हैं और इन्होंने ये घोषित किया है कि अलग अलग देशों के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको बनाया जाएगा। और यहाँ पर चीन का कोई जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन चीन का जो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अंतर्गत क्या कर रहा है, चाइना रोड बना रहा है। जैसे सिल्क रूट पहले हुआ करता था कि इसके लिए ट्रेड के लिए, तो चाइना अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तरफ काम कर रहा है, जिससे वो ईजिली एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, अपने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को ला सकता है और साथ साथ कुछ मिलिट्री एक्टिविटीज़ इसके हेल्प से हो सकता है। अब इसका जो डेवलपमेंट स्पीयर है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल, जलवायु, ऊर्जा, परिवहन बुनियादी ढांचे बनाना है और दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान यानी रिसर्च के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको भी मजबूत करना है, राइट। तो ये ग्लोबल गेटवे का पूरा एक तरीके से विकासात्मक आयाम। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी खबर की तरफ, परियोजना मौसम जल्द पूरा यात्रा। यहाँ पर खबरों में क्या है तो 2014 में दोहा कतर में आयोजित यूनेस्को की 38वीं विश्व विरासत समिति की बैठक आरंभ हुई थी और करंट में इस परियोजना का संचालन इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन ASI द्वारा किया जा रहा है। फ्यूचर में क्या करना है तो फ्यूचर में एक बहुत सारे रिसर्च होने हैं, इन पर बढ़ावा देना और इस टॉपिक के बारे में हमारी समझ को बहुत ही डिटेल करना, यही ऑब्जेक्टिव है इस बैठक का। तो इसको लेकर ASI ने 7 और 8 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। और ये टॉपिक्स क्या क्या हैं तो टॉपिक्स जैसे कि मानसून, विंड, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जो भी हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं इनकी वजह से, वो सब यहाँ पर चर्चा का विषय रहेगा। तो इस सम्मेलन में चर्चा का विषय क्या रहा तो सम्मेलन में एक पूर्ण सेशन था, यानी कि एक कंप्लीट सेशन था। उसके बाद 6 एजुकेशनल सेशन लिए गए थे और हर सेशन में समुद्रिक संवाद ये एक विशेष पहलू रहा था। एक सेशन विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में जो अलग अलग देश हैं, जैसा कि हम जानते हैं इंडियन ओशन बहुत बड़ा ओशन है, उसके चारों तरफ कोई ना कोई देश हैं और हर देश में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। ऐतिहासिक स्थल कह लीजिए या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उनका पहचान करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इसी को लेकर जो भी इनके डेलीगेट्स हैं, अलग अलग देशों के डेलीगेट्स जो यहाँ पर शामिल थे, उनको बताया गया कि इन पहलुओं पर बहुत ही अच्छे से काम किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से जो इंटर कॉन्टिनेंटल आप कह सकते हैं इंटर कंट्री रिलेशन होते हैं वो बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बहुत सारे रिकग्नाइज़ किए जा रहे हैं, यूनेस्को अपना काम करता ही है, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही काम किए जाने की कोशिश की जा रही है। और जो अगला दिन था, अगला दिन महासागर रिम देशों के प्रतिष्ठित राजदूतों के साथ एक संवाद यानी कि एक डिस्कशन का आयोजन किया गया था। अब हम बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में तो ये एक संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना है ईयर 1861 में हुआ था। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र है, ये राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुरातात्विक शोध यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में काम करता है। इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है और जो राष्ट्रीय महत्व और प्राचीन स्मारक हैं उनको रख रखाव का काम इसी ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा गया है। और इसके अलावा प्राचीन स्मारक हैं जो या फिर पुरातत्व स्थल हैं, इसके लिए अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों के विनियमित करता है। यानी कि देश में जो भी पुराने स्ट्रक्चर हैं, एंशिएंट स्ट्रक्चर हैं आप कह सकते हैं, उन सभी का रख रखाव, देखभाल करना, जो भी नियम कानून बनाने हैं, ये सारा काम ASI के अंडर आता है। और अभी तक फ़िलहाल 5000 से ज़्यादा ऐतिहासिक ढांचों का रख रखाव ASI कर रहा है। तो ये रहा आज के बारे में पूरा वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हाँ, वेदांता IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।